बस निगलने वाली सुरंग। सुंदरपुर की तरफ बस जा रही थी। उस बस में काफी लोग थे कि तभी उनको चीखने की आवाज आती है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी और वहाँ से गुजरने वाली कस्तूरी बाग वाली सुरंग में जैसे ही बस जाती है कि तभी उस बस के ऊपर एक आधा भेड़िया और आधी लोमड़ी वाला भूत पैसेंजर्स के सामने आ जाता है। ये देखकर सभी पैसेंजर डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पैसेंजर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर भूत और चुड़ैल का झुंड आ जाता है और उसको हवा में उड़ाकर निगल जाता है। इन भूतों में से एक भूत बाहर जाता है और अपना विशाल रूप ले लेता है और उस बस को पूरी तरह निगल जाता है। कुछ महीने बाद भीमा अपने गांव सुंदरपुर जाने के लिए ट्रेन के टिकट ढूंढ रहा था, लेकिन उसको गांव जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था और अगर उसको टिकट मिल भी रहा था तो एक टिकट 3,500 रुपए का था। भीमा एक मजदूर था और इसीलिए वो इतनी महंगी टिकट नहीं ले सकता था और आखिर में उसको एक बस की टिकट सिर्फ 300 रुपए में मिल गई। उसकी गाड़ी रात के 10:30 बजे की थी। बस स्टॉप पर कोई भी नहीं था सिवाय भीमा के। रात के 9:15 हो रहे थे। भीमा ने तभी सोचा, अभी तो 9:15 ही हो रहे हैं, क्यों ना मैं मार्केट घुमाऊं। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। लगभग 10 बजे के करीब वो बस स्टॉप पर फिर से आ जाता है कि तभी उसको एक पीछे परछाई दिखती है। परछाई किसकी थी ये देखने के लिए भीमा थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन पीछे से बस का हॉर्न बजने लगा कि तभी भीमा की नजर उस परछाई से हटकर बस की तरफ चली जाती है और भीमा उस बस में बैठ जाता है। अरे बस का आने का समय तो 10:30 का था, लेकिन ये बस तो 10:15 पर ही आ गई। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने गांव जाने से मतलब है बस। वो बस पैसेंजर से भरी हुई थी। कहीं कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा था तो कोई अपने मोबाइल में व्यस्त था। कस्तूरी बाग को पार करते हुए बस रामगढ़ की सुरंग से होते हुए जा रही थी। तभी उनको किसी के हंसने की आवाज आती है। ये आवाज किसकी है? कौन इतनी भयानक हंसी हंस रहा है? पता नहीं भैया, आखिर कौन है? बस में वो हंसने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोगों को वो हंसी अब परेशान करने लगी। तभी एक पैसेंजर बोलता है, कौन है ये बदतमीज जो इतनी देर से हंसे जा रहा है पागलों की तरह? उस पैसेंजर के इतना कहते ही वहाँ उस बस में बहुत सारे चमगादड़ आ गए। ये देखकर सभी लोग बहुत ही डर गए थे और तभी उस बस का शीशा टूट जाता है और वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैल और भूत आ जाते हैं। ये सब देखकर सारे पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे सब बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। हे भगवान, मैं कौन सी बस में बैठ गया? मैं आज के बाद कभी भी इस बस में नहीं बैठूंगा। भीमा ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ के भूत पैसेंजर को निगलने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक भयानक भूत बस के बाहर निकलता है और उस बस को ही पूरा निगल जाता है। अब वो बस वहाँ से गायब हो जाती है। उस बस को लापता हुए 2 दिन हो गए थे और ऐसे ही ये बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस इसकी छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। ऐसे ही रोज की तरह एक बार फिर उसी सुरंग से एक और बस वहाँ से गुजरती है कि तभी उस बस पर कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे इस बस पर ऐसी कौन सी भारी चीज गिरी है जिससे इतनी तेज आवाज आई है? पता नहीं भैया, क्या हो रहा है? वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस बस के शीशे के बाहर कटे हुए हाथ शीशे को पीट रहे होते हैं और भयानक आवाज आती है, दरवाजा खोलो! अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम सभी को मार दिया जाएगा। दरवाजा खोलो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम सभी को मार दिया जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आखिर ये कटे हुए हाथ किसके हैं और ये हम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता नहीं आखिर हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। अब तो हमारे पास भगवान का ही सहारा है। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगती है। सभी पैसेंजर बहुत ही डरे होते हैं कि तभी एक पैसेंजर उठकर ड्राइवर के पास जाने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने आधी लोमड़ी और आधा भेड़िया आ जाता है और उसको मार के खा जाता है। ये भयानक रूप देखकर सभी पैसेंजर के होश उड़ गए थे। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते क्योंकि उस बस में आधी लोमड़ी और आधे भेड़िए के साथ साथ भूत और चुड़ैल भी सामने आ जाते हैं। ये सब देखकर उस बस में से एक आदमी उनसे पूछता है,
तुम कौन हो? क्यों हमें मार रहे हो? वो आदमी उनसे ये बात पूछता है, लेकिन उसकी बात का जवाब कोई भी नहीं देता। सभी भूत और चुड़ैल खूब तेजी से हंसने लगते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर उस बस में श्यामू नाम का एक आदमी उनसे बोलता है, तुम सबके अंदर जरा सा भी तरस नहीं है ना? अरे हाँ, तुम तरस क्यों दिखाओगे? आखिर तुम इंसान थोड़े ना हो। उस आदमी की ये बात सुनकर भूत और चुड़ैल को गुस्सा आता है और उनसे बोलते हैं, हम लोग तुम्हारी तरह इंसान हुआ करते थे। हम अपने घर जा रहे थे और हमारी बस इसी सुरंग से गुजर रही थी कि तभी इस सुरंग पर भेड़ियों ने हमला कर दिया और हम सभी को मार दिया। हम लोग की अकाल मृत्यु हुई है। हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली, जिस वजह से हम में से कुछ तो भूत बन गए और कुछ चुड़ैल बन गई और कुछ ने आधे भेड़िया और आधे लोमड़ी का रूप ले लिया। यहाँ से जितनी भी बसें गईं, हमने किसी को नहीं छोड़ा और इस सुरंग में सभी को मार दिया। तो तुम हम सबको क्यों मार रहे हो? आखिर हम मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने कसम खाई थी इस सुरंग से हम अपने घर नहीं जा सके तो हम लोग भी किसी को घर नहीं जाने देंगे। तब से हम लोगों ने यहाँ की सभी आने और जाने वाली बसों को गायब करना शुरू कर दिया। तुम्हारी अकाल मृत्यु पर हमें बहुत ही अफसोस है और हम तुम्हें मुक्त करवाना चाहते हैं। तुम हमें बताओ कि हम तुम्हें मुक्ति कैसे दिलवा सकते हैं? इस सुरंग के पीछे हमारी बस खड़ी है और उसमें हमारी लाशें हैं। अगर तुम उस बस में आग लगा दो तो हमें मुक्ति मिल सकती है। इतना कहते ही श्यामू बस से उतरता है और अपनी बस में से पेट्रोल निकालकर सुरंग के पीछे खड़ी हुई बस में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है, जिस वजह से अब उस बस को भूत और चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं और अब उस सुरंग से आने जाने वाली कोई भी बस गायब नहीं होती। जंगली चुड़ैल का खौफ। मानसरोवर जंगल में 3 दोस्त जैक, युग और योगेश तीनों ही उस जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। तभी उस जंगल के अंदर एक बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये देख जैक बोलता है, अरे योग और योगेश भाई, बोर्ड पर लिखा है अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। हम लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? हम लोग अपनी कैंपिंग यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। अरे यार, तुम कितने डरपोक हो, थोड़ा निडर हो जाओ। इतना कहकर वो तीनों दोस्त जंगल में आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। वो जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी उन्हें एक बरगद के पेड़ के ऊपर लिखा दिखाई देता है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों देखो इस पेड़ पर क्या लिखा है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों प्लीज यहाँ से घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शट अप, तुम सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। देखो मैं रोशनी का नाम लूंगा और उसको यहाँ पर बुला लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं तुम दोनों से वादा कर रहा हूँ। इतना कहकर योगेश रोशनी का नाम लेते हुए गाना गाने लगता है। रोशनी रोशनी एक बार आजा आजा आजा, दीदार को तरसे अखियां, न दिन गुजरे न कटे रतियां, एक बार आजा आजा आजा। ये गाना सुनकर उस जंगल में अब तेज तेज हवाएं चलने लगी और अचानक ही वहाँ पर एक काला साया घुटनों के बल दौड़ते हुए आता है और अचानक ही योगेश के अंदर प्रवेश कर जाता है। योगेश को एक झटका लगता है और वह अपनी गर्दन झुकाए शांत खड़े हो जाता है। उसको देख युग और जैक योगेश को आवाज लगाते हैं, योगेश योगेश तुम ठीक हो? अभी जो हम लोगों के सामने एक साया आया था, क्या तुमने उसे देखा? तुम्हें उसके साए से क्या मतलब है? उसकी आवाज सुनकर वो दोनों अब बहुत डर जाते हैं। डर के मारे उनके पैर कांपने लगते हैं। वो दोनों अब धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की ओर खींचने लगते हैं कि तभी अचानक योगेश पीछे घूम जाता है और उन दोनों को अपने दोनों हाथ लंबे करके गर्दन से पकड़ उन्हें हवा में लटका देता है और दूर जाकर फेंक देता है। इस तरह जैक और युग के सर में चोट लगने से मौत हो जाती है। तभी योगेश भी वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह अब 2 दिन गुजर गए थे और उन तीनों का गांव में कोई अता पता नहीं था। योगेश की माँ पुलिस को लेकर जंगल में उन तीनों बच्चों की छानबीन करती है, जहां योगेश की दिमागी हालत खराब हो रखी थी और योगेश एक जगह डरा और सहमा हुआ बैठा था। ये देख पुलिस उसे अब हॉस्पिटल भिजवा देती है और छानबीन के दौरान जैक और युग की लाश मिलती है। आखिर 2 दिन पहले उन लोगों के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता था और ये सच पता लगाने के लिए पुलिस योगेश के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। योगेश, उस रात क्या हुआ था?
और तुम इस तरह एक किनारे क्यों बैठे हुए हो? योगेश पुलिस की बातों का जवाब नहीं देता और डॉक्टर पुलिस के पास आकर कहता है, इंस्पेक्टर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अभी योगेश की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो थोड़ा बहुत ठीक होगा तब आप खुद ब खुद यहाँ पर आ जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। डॉक्टर की बात मानकर पुलिस वहाँ से चले जाती है और इस तरह डॉक्टर अब योगेश का इलाज करने लगती है। लेकिन योगेश की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। योगेश की माँ लीलावती योगेश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक तो पति ऐसा मिल गया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, और एक मेरा बेटा, तूने उसे भी दिमागी हालत से खराब कर दिया। लीलावती रोते रोते वहीं सो जाती है और इस तरह अब रात के 2 बज जाते हैं कि तभी योगेश के हाथ और पैर दोनों ही अब उल्टे हो जाते हैं और अचानक योगेश की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो रखी थी और वह अजीबोगरीब आवाज निकालने लगता है। वह अपनी आवाज से अपने साइड में रखे हुए टेबल के ड्रॉर को कभी बंद करता तो कभी खोलता। ये देखकर लीलावती की आंखें खुल जाती हैं और वह इतना भयानक मंजर देख डॉक्टर को आवाज लगाती है, डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ आइए, देखिए मेरे योगेश को क्या हो गया। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर वहाँ आता है और योगेश की ऐसी हालत में देख वो नर्स से बोलता है, नर्स गिव मी फास्ट स्लीपिंग इंजेक्शन। नर्स उसको इंजेक्शन देती है और जैसे ही डॉक्टर वो इंजेक्शन योगेश को लगाने जा रहा था कि तभी योगेश डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और भयानक आवाज में बोलता है, तू मुझे इंजेक्शन लगाएगा? इस इंजेक्शन से तू योगेश को तो सुला सकता है, लेकिन इसके अंदर की आत्मा को नहीं। ये सुनकर डॉक्टर के हाथों से इंजेक्शन नीचे गिर जाता है और वो डर के मारे पीछे की तरफ हट जाता है। अब योगेश की इस भयानक हरकतों को देख वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। डॉक्टर उस भीड़ के पीछे खड़ा हो गया था और योगेश हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी इतनी भयानक हंसी देख लीलावती उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो जो मेरे बेटे के शरीर में आ रखी हो? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तेरे बेटे ने मुझे खुद आमंत्रित किया है। उसने अपने शरीर में मुझे रहने का खुद आमंत्रण दिया है। मैं इतनी आसानी से योगेश के शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों? मेरा बेटा तुझे नहीं जानता। नहीं जानता मुझे, उससे मतलब नहीं है। उसने मुझे आमंत्रित किया। मैं इस जंगल की खौफनाक चुड़ैल हूँ और इसने मुझे बुलाने की हिम्मत करी है। इसने मेरे लिए गाना गाया था, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? इसने तुम्हारे लिए गाना गाया तो क्या तुम इसको अपने शिकंजे में ले लोगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसको अपने शिकंजे में ले लूंगी और इसको अपने से कभी भी अलग नहीं करूंगी। मुझे किसी ने भी आज तक इतने प्यार से आवाज नहीं लगाई, प्यार से नहीं बुलाया। अब जब इसने बुलाया है तो मैं इसको वैसे कैसे छोड़ दूं? एक तरफ तो लीलावती और योगेश के अंदर की आत्मा आपस में बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हॉस्पिटल के मंदिर में जाता है और भगवान की मूर्ति के गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर हाथ में गंगा जल लेकर योगेश के कमरे में आता है और रुद्राक्ष की माला योगेश के गले में डाल देता है। इस तरह चुड़ैल योगेश के शरीर को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे इससे अलग करने की कोशिश करी, अब तू नहीं बचेगा। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो मैं तेरे साथ करने वाला हूँ तूने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका मतलब तू मुझसे डर नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब जो मैं तेरे साथ करूंगी उससे तू जरूर डरेगा। चुड़ैल उसको कुछ करे इससे पहले डॉक्टर उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। इस तरह चुड़ैल जलने लगती है और जाते जाते वो सभी को धमकी देते हुए जाती है, तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा, आज मैं जलकर मर रही हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ मैं अपनी मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी, और जिस दिन मैं यहाँ आई तो इस योगेश के साथ साथ तुम सभी का सर्वनाश कर दूंगी।
इतना कहकर चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है और इस तरह योगेश को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद योगेश अपनी माँ के साथ वो गांव छोड़कर शहर में शांति से जीने लगता है। बर्फ में रहने वाली चुड़ैल। हेमंत बर्फ की बड़ी सिल्ली खरीदकर उसको अपनी साइकिल पर कसकर बांधकर चल पड़ता है। आज तो बड़े सस्ते में निपट गया, इतने कम कीमत में इतनी सारी बर्फ की ढेली मिल गई। वह बर्फ की सिल्ली से लदी साइकिल तेजी से खींचते हुए छोटा रास्ता जान पड़ने पर एक सुनसान जंगल से घर की तरफ जाने लगता है। तभी जंगल से निकलकर एक चुड़ैल अपने शरीर को खुजाते हुए कहती है, हाय रे कितनी गर्मी है, कहाँ जाऊं, मेरा जंगल तो थार मरुस्थल बन गया है। चुड़ैल की खौफनाक नजर बर्फ की सिल्ली से टपक रहे पानी की बूंदों पर पड़ते ही वह मकड़ी की नाई रेंगते हुए बूंदों को पीकर कहती है, आहा, 2 बूंद जिंदगी की, वाह, बर्फ तो बड़ा सुकून दे रहा है। चुड़ैल के बुदबुदाने की आवाज सुनकर हेमंत पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो कहता है, ये आवाज कैसी थी? हो सकता है कि गर्मी से बर्फ की सिल्ली से पानी की बूंदें टपक रही हो। आवाज को नजरअंदाज करके वह दोबारा से साइकिल चलाने लगता है। तभी चालाक चुड़ैल उसकी बर्फ की सिल्ली पर सवार होकर कहती है, आजा मेरे राजा, तुझे फिल्म दिखाऊं, मैं बर्फीली बारी में फायर लगाऊं, अब तो मैं इसी बर्फ की वादियों में रहूंगी। फिर चुड़ैल बर्फ की सिल्ली के अंदर समा जाती है। हेमंत घर आकर बर्फ को एक कोने में रख देता है और खा पीकर जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता है। आधी रात वह खुद को भीगा महसूस करता है तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है तो वह देखता है कि बर्फ की सिल्ली पिघलकर पूरे घर में फैल गई है। जिसके बाद माथे पर हाथ धरकर कहता है, हे राम, इस बर्फ ने तो बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। फिर वो पूरा घर साफ सुथरा करने के बाद घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, पानी से शराब और इस गीले बिछौने पर नींद तो आने से रही। भोर के 4 बज गए हैं, क्यों ना इस बर्फ की सिल्ली को तोड़कर छोटे टुकड़े कर लूं, सुबह बेचने में आसानी होगी। वह बर्फ तोड़ने के औजार से जैसे ही बर्फ की सिल्ली पर वार करता है, चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर बाहर निकलकर बोलती है, तेरी मजाल कैसे हुई इस बर्फ को तोड़ने की, मरेगा, अब तू मरेगा। चुड़ैल अपनी आंखों की शक्ति से उस औजार को हवा में उछालकर हेमंत के गर्दन पर भोंक देती है और वह करहाते हुए कहता है, अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी जान जा रही है। इससे पहले कि कोई इस मुर्दे को देखे, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, क्यों ना मैं इसको बर्फ में ही बदल डालूं। चुड़ैल उसकी लाश को बर्फ में बदलकर अपने बर्फ की सिल्ली में शामिल कर लेती है और उसमें समा जाती है। कुछ वक्त बाद सुबह हो जाती है। तब मीठी कहती है, अरे उठ भी जाओ जी, और कितनी नींद मारोगे, सूरज सर पर चढ़ गया है। अरे भगवान, मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं जो भोंपू की तरह बजे जा रही हो। जाओ जाकर हेमंत भैया से बर्फ खरीद लाओ, वरना बर्फ के गोले कैसे बेचोगे। महेंद्र हेमंत के घर जाकर उसका दरवाजा पीटते हुए कहता है, दरवाजा खोलो हेमंत भाई, खोलो दरवाजा। अरे हेमंत भाई, कहाँ हो? लाख आवाज लगाने पर भी कोई बाहर नहीं आता। फिर वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और वह अंदर घुसकर कहता है, अरे ये घर पर नहीं है, बाकी दिन तो सवेरे के 5 बजे हमारे घर पर धरना दे देते थे, आज है कहाँ आखिर ये? कुछ देर बैठकर इंतजार करने के बाद वो कहता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता, बर्फ की घिसाई में भी वक्त लगता है, खुद ही बर्फ तोड़ कर ले जाता हूँ। महेंद्र बर्फ तोड़ने के औजार को उठाकर जैसे ही बर्फ की सिल्ली के पास आता है कि घर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और खिड़कियां जोर शोर से चटकने लगती हैं। घर में खौफनाक अंधेरा छा जाता है, जिसे देख वह कहता है, अचानक दिन दहाड़े घर का माहौल एकदम से भूतिया होकर रात में कैसे छा गया? फिर बर्फ की सिल्ली तेजी से पिघलकर खून में बदलकर पूरे जमीन को सराबोर कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल बर्फ से बाहर आकर भड़कते हुए कहती है, अब तू भी मरेगा, तूने मेरी शांति भंग की है। अरे राम, ये कैसी चुड़ैल है जो बर्फ से बाहर कूद पड़ी? क्यों, गर्मी सिर्फ तुम इंसानों को लगती है, हम चुड़ैल में जान नहीं है, हमारे अंदर भी धधकती आग भड़कती है। अरे कितनी ज्वालामुखी भरी पड़ी है तेरे अंदर चुड़ैल, जो इसमें समाई बैठी है। ये मेरा बर्फ घर है।
ये बर्फ मेरा घर है, जो भी इसको तोड़ेगा वो मरेगा। चुड़ैल उसको मारकर बर्फ में बदलकर उसे अपने बर्फ के घर में शामिल करते हुए कहती है, ये कमीने गांव वाले मुझे मेरे बर्फ के आशियाने में सुकून से जीने नहीं दे रहे। इन्हें एक एक करके ढेर करना ही होगा। तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं। चुड़ैल उस घर में आने वाले हर शख्स को मारकर उसे अपनी बर्फ की सिल्ली में बदल देती। ये खबर पूरे गांव में दहशत की तरह फैल जाती है और गांव के लोग एक रात इस विषय पर चर्चा करते हुए कहते हैं, हरी काका, 2 दिन में ही उस बर्फीली चुड़ैल ने गांव के आधे लोगों को ढेर कर दिया है। कल मैंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा, कैसे उसने महेंद्र को मारकर बर्फ बना दिया। पर ये बर्फ वाली चुड़ैल हमसे क्या चाहती है? हमें तो उसी घड़ी समझ जाना चाहिए था, जब गांव के जेठ आषाढ़ में पड़ने वाली कड़कती गर्मी पूस के जाड़े में बदलने लगी थी। क्या मतलब? एक चुड़ैल जब शक्तिशाली होती है तो वो अपनी बुरी शक्तियों से मौसम पर भी कब्जा करके उसे भी बदल सकती है। मतलब गांव में पिछले 2 रातों में जो मौसम ठंडा होकर बर्फीला कोहरा बरसा रहा है, वो इस बर्फीली चुड़ैल के कारण है। लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। समाधान तो है, पर यह बहुत कठिन है। समाधान बताइए काका। हमें इस चुड़ैल के साथ चतुराई से काम लेना होगा। हमारे गांव का मंदिर है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये चुड़ैल हमको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी, क्योंकि रात में इसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती हैं। तो क्यों हम चुड़ैल के हाथों मरने का इंतजार करें? हमें सिर्फ एक साथ सुबह का इंतजार करना है। सभी इस बात से अनजान थे। चुड़ैल उनकी बात सुन चुकी है। चुड़ैल कहती है, ये गांव वाले मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कल का सूरज आज की रात इन पर भारी पड़ने वाली है। चुड़ैल छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदलकर पूरे गांव में फैल जाती है और बर्फ की बड़ी सिल्ली पर बैठकर कहती है, सब मरोगे। घर में छुपे सभी लोग ये देख रहे थे। तभी मंगल कहता है, हरी काका, ये चुड़ैल कैलाश नगरी क्यों बना रही है? यह तमाम बर्फ के टुकड़े इस चुड़ैल के बिछाए जाल हैं। अगर गलती से हमने इसे छू लिया तो हम वहीं जम जाएंगे। गांव वाले होशियारी से काम लेते हैं और चुड़ैल के बनाए मायाजाल से बच जाते हैं। कुछ देर बाद सूरज की किरणें फूट पड़ती हैं और चुड़ैल छटपटा कर कहती है, आज सूर्योदय इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे इस रोशनी से बचना होगा। हमको इस चुड़ैल को इस धूप की रोशनी से भागने से रोकना होगा। सभी जन भगवान का अभिषिक्त लाल कपड़ा चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल होशियारी दिखाकर बर्फ की सिल्ली में घुस जाती है। हमें इस बर्फीली चुड़ैल के इर्द गिर्द चक्कर बनाकर इस कपड़े को हटाना होगा। सूरज की रोशनी जैसे ही बर्फ पर पड़ेगी, चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और वो दम तोड़ देगी। वह चुड़ैल को अभिमंत्रित सिंदूर चक्र के अंदर कैद करके कपड़ा हटाते हैं, जिस कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और चुड़ैल तड़प कर कहती है, छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझ चुड़ैल पर तरस खाओ। ये चुपती जलती किरणें मेरे शरीर पर तेजाब के जैसे असर कर रही हैं। बर्फ के पिघलाव के साथ अंत में चुड़ैल लावे की तरह फूट पड़ती है और मरते हुए कहती है, हाय गर्मी। जिसके बाद गांव में से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते। रात के समय जुगनू जंगल के पास से गुनगुनाते हुए गुजर रहा था। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सर कराऊंगा मैं, चोरी से आना चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी। मुझसे शादी करोगे? ओ मुझसे शादी करोगे? कौन है यहाँ? कौन है? कौन गाना गा रहा है? तू गा रहा है गाना, तो सोचा मैं भी अंताक्षरी खेल लूं तेरे साथ। बड़े दिनों से कोई मेरे पास आया नहीं। अरे अरे भाग ले जुगनू, लगता है इस जंगल का भूत मेरे पीछे पड़ गया है। ये कहते हुए जुगनू अपने चारों ओर देखने लगता है, मगर उसे भूत कहीं नहीं दिखाई देता। तभी वो डरावना पीपल के पेड़ वाला भूत उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखता है। उसे मुड़कर देखते ही जुगनू के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है, भूत भूत भूत, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे
मत मारना। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? जो भी आता है मैं उसे पकड़ लेता हूँ, जैसे तुझे पकड़ लिया। अब तो तू गया। वैसे तुम्हें पता है क्या? मैं किसी की कुंडली निकाल कर नहीं मारता, जिसका भी शिकार करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ, जैसे अब तुम्हारा करूँगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जुगनू उसके आगे बहुत विनती करता है, लेकिन वो भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसे जान से मार डालता है, जिसके बाद वो उसका खून पी जाता है। ये कहानी एक पीपल के पेड़ वाले भूत की है और ऐसा माना जाता भी है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का हमेशा से साया रहता है। यदि कोई पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो वो वहां से गुजरने वाले इंसान पर अपना कब्जा कर लेता है, जिसके बाद शायद ही वो इंसान बच पाता है। ऐसा ही कुछ जुगनू के साथ हुआ था। वक्त बीतता है, वो पीपल का पेड़ वाला भूत किसी को नहीं छोड़ता। जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है वो उसे बेरहमी के साथ मारकर उसी पेड़ पर रस्सी से लटका देता था। ऐसे ही एक शाम प्रीता राखी के साथ घाट से पूजा का स्नान करके आ रही थी। चलो शुक्र है, महादेव की कृपा से सारा काम अच्छे से हो गया और पूजा भी पूरी विधि विधान से हो गई। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। पूजा करके एकदम शांति सी हो गई है मन में। अच्छा, मेरा घर आ गया है, अब तो खुद ध्यान से चली जाइयो ठीक से। आगे बहुत सुनसान रास्ता है। तू फिक्र मत कर, मैं चली जाऊंगी। बाय। ये कहते ही प्रीता आगे चली जाती है। उसके बाल खुले हुए थे। तभी वो उसी पीपल के पेड़ से गुजरती है। उस पीपल के पेड़ के भूत की नजर प्रीता पर पड़ती है और पेड़ पर चढ़ा बैठा भूत खुशबू सूंघकर कहता है, क्या खुशबू आ रही है? ओह, मजा ही आ गया। अब इसे तो जाने नहीं दूंगा। ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये बोलते ही वो भूत उसके बालों को छूता है तो कभी कंधे पर हाथ रखता है। तभी प्रीता फिर रुककर देखती है। अरे कौन है यहाँ? मैं जानती हूँ तुम छुपे हुए हो यहीं कहीं। उसकी ये बात सुनते ही वो भूत उसके सामने आ जाता है और अपने डरावने हाथ उसके गालों पर रखकर कहता है, कितनी तड़प रही हो तुम मुझसे मिलने के लिए। देखो, तुमने पुकारा और मैं तुम्हारे सामने आ गया। तुम सच में ही बहुत खूबसूरत हो। भूत छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन तुम बहुत ही बदसूरत और डरावने हो, दूर हटो मुझसे। ये बोलते ही प्रीता उसे धक्का देती है। ये बात उस भूत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तूने मुझे धक्का दिया। देख, ज्यादा नखरे मत कर। आजा मेरे पास, आजा मेरी मोमबत्ती। लका 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 लका। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दूर हटो। मुझे मेरे माई बापों के पास जाना है। नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रो मत, तू चल, तेरे माई बाप के पास ही चलता हूँ। ये बोलते ही वो पीपल का पेड़ वाला भूत प्रीता के शरीर में घुसकर उस पर कब्जा कर लेता है। प्रीता अपने घर तो पहुंच जाती है, लेकिन उसके अंदर की प्रेत आत्मा उस घर में तहलका मचाने लगती है। तभी प्रीता की माँ उसे खाना देती है। बेटा, क्या हुआ? तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है बेटा? खाना खा ले। क्या है बुढ़िया, क्यों परेशान कर रही है मुझे? ये सड़ा सा खाना तुझे ही मुबारक हो। ये बोलते ही प्रीता के अंदर की बुरी आत्मा उस बुढ़िया का लाए खाने को जोर से जमीन पर फेंक देती है और घर में तोड़ फोड़ करना शुरू वो कर देती है। तो कभी एक हाथ से पूरे बेड को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। किसी को समझ नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। तभी उनके घर के हालात देखकर एक बुढ़िया ने उन्हें तांत्रिक बाबा का पता बता दिया। वो तांत्रिक बाबा उनके घर आते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो दुष्ट प्रेत आत्मा? बाबा, बचा लो मेरी बेटी को, पता नहीं किसने उस पर साया कर लिया। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी पहले जैसी ठीक हो जाएगी। ये बोलते ही तांत्रिक उस लड़की के कमरे में जाता है, जहां उसके हाथ बेड के दोनों किनारों से बंधे थे। उसकी डरावनी लाल आंखें, चेहरे पर काले खून की चोट। तभी वो कहता है, क्या है?
क्यों तूने इस मासूम लड़की के शरीर पर कब्जा कर रखा है, बता, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा ये तू भी नहीं जानता। सुनना चाहता है तो सुन। शाम के समय लाल सूट में खुले बालों के साथ नहाकर ये इत्र लगा कर आ रही थी। मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और ये आ गया मैं तेरे पास। चल अब जा यहाँ से, वापस चला जा, वरना तेरा क्रियाक्रम कर दूंगा। तू 2 कौड़ी का तांत्रिक मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। तो ऐसे नहीं मानेगा अब। ये देख, पवित्र गंगा जल तेरे शरीर को कैसे कतरा कतरा पिघला देता है। ओ, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ छोड़ इस गंगा जल को मेरे ऊपर मत डालना। तांत्रिक उसकी एक भी नहीं सुनता और उस पर गंगा जल जैसे ही चमकता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। इतने में कोई गांव का आदमी खिड़की से कहता है, बाबा बाबा, तांत्रिक बाबा, इस भूत को जड़ से मार डालो। यही है वो जो पीपल के पेड़ के पास से आने वाले हर इंसान को मार डालता है। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे देखता हूँ। बता, तो कब से इस पीपल के पेड़ पर है, जल्दी बता, वरना तेरी जान ले लूंगा। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ना बताने पर तांत्रिक उस पर अभिमंत्रित भस्म डाल देता है, जिसके बाद उस भूत का शरीर झुलस जाता है और वो कहता है, कुछ महीने पहले की बात है। मैं अभी इसी जंगल में रहता था। एक दिन उस गांव के सरपंच ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने मुझे इस बीच गांव में सबके सामने शर्मिंदा किया और बोला, ये चोरी हुए पैसे तेरे घर से मिले हैं, इसका मतलब तूने ही मेरे घर में चोरी की थी ना। रघुवीर, तू इतना गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तू अपनी मनगढ़ंत कहानियां हमें मत सुना। गांव वालों, इसी पेड़ पर इसे फांसी पर चढ़ा दो। सरपंच जी, मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा मेरे साथ। सरपंच उसकी एक नहीं सुनता और उसे फांसी पर लटकवा देता है, जिसके बाद से रघुवीर भूत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहता है। तब से मेरी आत्मा उस पीपल के पेड़ पर रहती है और लोगों को परेशान करती है। बहुत परेशान कर लिया तूने, लेकिन अब तुझे जाना ही होगा यहाँ से। ये कहते ही वो तांत्रिक उस भूत पर अभिमंत्रित गंगा जल डाल देता है, जिस गंगा जल से वो जलकर राख हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। देर रात के समय एक औरत आलू बेच रही थी। आलू ले लो, आलू। सुबह से ना बिका है एक आलू और ना बिका है एक कांदा। ऐसे कैसे चलेगा? अरे बाबा, मेरा धंधा तो बस कैसे चल पाएगा आगे? अरे इतनी रात को आलू कौन बेच रहा है? चलो मैं आलू जाकर ले ही लेता हूँ। ये बोलकर वो रवि उस औरत के पास आलू लेने चला जाता है और कहता है, अजी, ये आलू क्या भाव दिए हैं? 100 के 5 किलो। अरे थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आलू मैंने बहुत खून करके उगाया है। लेना है तो इतने में ले लो। क्या खून करके? मेरा मतलब मैंने बहुत खून पसीने की मेहनत से इन आलूओं को उगाया है। ऐसा बोलकर जब वो आदमी आलू ले लेता है तो वो औरत अपने चुड़ैल के रूप में आकर हंसते हुए कहती है, ले गया तू आलू तो हो जाएगा अब मेरा वो काम चालू। कुछ देर की बात और बस, उसके बाद तो तू गया। ऐसे ही वो अपने आलू बेचते हुए आगे बढ़ जाती है और लोगों को आलू बेच देती है। वहीं वो आदमी जब अपनी बीवी को आलू देता है तो वो कहती है, अरे रात के 2 बजे आप ये आलू कहाँ से ले आए? अरे वो घर के बाहर से एक औरत आलू बेच रही थी तो मैंने ले लिए ताकि तुम मेरे लिए नाश्ते में आलू का पराठा बना दो। हे भगवान, तुम कितने आलू के पराठे के दीवाने हो। मैं ले आई थी आलू, फिर भी। ओहो, रख दो इन्हें, अब सो जाओ। ऐसा बोलकर वो सो जाती है। अगले दिन जब जैस्मिन आलूओं को काटती है तो उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनते हुए रवि भागते हुए आता है। क्या हुआ जैस्मिन? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है? वो आलू में से काटने पर खून निकल रहा था। जो तुम रात को लाए थे वही आलू है। जैस्मिन की बात सुनकर रवि आलू को देखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो जैस्मिन को कहता है, अरे जैस्मिन, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? देखो कुछ भी नहीं है, आलू बिल्कुल नॉर्मल है।
पर रवि, सच में मैंने इन आलूओं से खून निकलता हुआ देखा था। यार चलो तुम छोड़ो, मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। ऐसा बोलकर जैस्मिन आलूओं से सब्जी बना लेती है, जिसे खाने के बाद दोनों आलू के वश में हो जाते हैं और अपने आप चलते चलते उसी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो चुड़ैल उनको देखकर कहती है, आओ मेरे शिकार आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें मारकर खा जाऊंगी और बचे हुए शरीर के टुकड़ों को मैं अपने आलू की खेती में डालूंगी, जिसके बाद मेरे आलू किफायती और खून भरे बन जाएंगे। ये बोलते ही वो अपने शिकार को बेरहमी के साथ मारकर खा जाती है और उनके शरीर के टुकड़े को अपने आलू की खेती में डालते हुए कहती है, आहा, इसके बाद मेरे भूतिया आलू खून से भरे मजेदार बन जाएंगे, जिसे खाकर लोग मेरी और खिंचे ही चले आएंगे। इन लोगों के शरीर के टुकड़े डालने से मेरे आलू और भी ज्यादा उपजाऊ होने लग गए हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल आलू बेचती है। वो लोग उसके वश में आकर उसकी तरफ आते हैं। चुड़ैल उनके साथ भी वही करती है जो उसने रवि और जैस्मिन के साथ किया था। वक्त बीतता है, चुड़ैल इसी तरह अपने भूतिया आलू बेचकर लोगों को अपने वश में करके मार डालती है। शाम के समय वो चुड़ैल फिर से आलू बेच रही थी। आलू आलू ले लो, आलू ताजा ताजा खेत वाले आलू ले लो। अरे जरा मुझे भी 2 किलो आलू देना, मुझे अपने पति के लिए दम आलू बनाने हैं। हाँ हाँ ले लो आलू, फिर जब तेरा और तेरे पति का दम निकलेगा ना आलू खाने के बाद, वो तो तू सोच भी नहीं सकती। क्या क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, ये लीजिए और बना लीजिए आज रात को अपना दम आलू। इस तरह घर जाकर अपने पति के लिए दम आलू बनाती है और उसे चख लेती है, जिसे खाने के बाद वो उसके वश में आ जाती है। तभी उसका पति विपिन उससे कहता है, अरे कमला, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है तुमने मेरे लिए दम आलू बनाया है। सुनो तो, अरे कहाँ जा रही हो? मुझे दम आलू तो खिलाती जाओ। अरे ये जा कहाँ रही हो? अरे ओहो, मुझे इसका पीछा करना होगा। विपिन अपनी पत्नी को खूब आवाज लगाता है, मगर वो सुनती नहीं और उसका वो पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक ऐसी गुफा में पहुंच जाता है जहां एक चुड़ैल काफी लोगों को बेरहमी के साथ मार रही थी। तभी कमला के आने पर वो चुड़ैल से कहती है, क्यों रे, आ गई तू अपने पति को दम आलू खिलाकर? ओहो, तू अकेली आई है, इसका मतलब तूने खुद ही वो दम आलू खा लिए। तूने मुझसे झूठ बोला, अपने पति को भी खिलाना था ना। बेचारे मेरे भूतिया आलू तेरे पति से मिल भी नहीं पाए। इसका मतलब इसने अपने भूतिया आलू खिलाकर सभी लोगों को वश में कर रखा है और इसीलिए कमला मेरी आवाज नहीं सुन पा रही थी। अभी जाकर उस चुड़ैल का खेल खत्म करता हूं। विपिन ताव में आकर उस चुड़ैल के पास आ जाता है और कहता है, ए भूतिया आलू वाली चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इन सब मासूम लोगों को और मेरी पत्नी को भी यहाँ अपने वश में कर रखा है। मैं कहता हूँ छोड़ इन्हें। अच्छा, तो तू इसी का पति है और तुझे पता कैसे चली ये गुफा? ओहो, लगता है तूने अभी अभी मेरी सारी बातें सुन ली। हाँ सुन लिया मैंने। क्यों तू लोगों को मारे जा रही है? आखिर क्या मकसद है तेरा इन लोगों को मारने का? मकसद तो मेरा यही है कि भूतिया आलू खिलाकर सबको मार डालूं और अपनी मौत का बदला ले लूं। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तू लोगों से बदला ले रही है? बता मुझे, वरना मेरे हाथ में जो गंगा जल है उससे तुझे जला डालूंगा। बताती हूँ, मुझ पर वो गंगा जल मत डालना। 2 महीने पहले की बात है, मैं अपना गुजारा आलू की खेती करके किया करती थी। आसपास के किसान लोग मुझसे चला करते थे क्योंकि उनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं थी। ऐसे ही एक रात उन्होंने मेरी आलू की खेती में कीटनाशक जहरीली दवाई डाल दी, जिससे मेरी आलू की खेती बर्बाद हो गई। इस बात को मैंने उनसे जाकर शिकायत की तो वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि हमने तुम्हारा खेत बर्बाद किया है? देखा नहीं है, लेकिन यकीन पूरा है। आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी, मेरी मेहनत और आलू की खेती बर्बाद हो गई। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर शीतल जैसे ही हाथ उठाती है, वो किसान उसको मार डालता है और उसके टुकड़े करके उसके आलू की खेती में डाल देता है,
जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने भूतिया आलू की खेती से आलू बेचकर लोगों को मारकर उनसे बदला लेती है। बस तब से ही मैं लोगों को मारती हूँ। बंद करो लोगों को मारना। अच्छा, तो इसकी जान उस आलू की खेती में बसी है। इसकी आलू की खेती को जलाकर ही मैं इसे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद कमला इसके वश से बाहर आ जाएगी और बाकी लोग भी। ऐसा कहकर विपिन गुफा से बाहर आलू की खेती में आ जाता है और आसपास के सूखे पत्तों को जमा करता है और पत्थर ढूंढता है। तभी चुड़ैल कहती है, ये तू क्या कर रहा है, बता मुझे। तेरा क्रियाकर्म कर रहा हूँ। ये बोलते ही विपिन जमीन से 2 पत्थर उठाकर रगड़ता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन पत्थरों में से चिंगारी नहीं निकलती। तभी चुड़ैल उसे मारने आती है कि इतने में विपिन के पत्थरों से चिंगारी निकलती है और वो उसके भूतिया आलू की खेती में आग लगा देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल जलकर मर जाती है और लोग बिना खौफ के रहने लगते हैं।